मैंने अभी अभी एक बाल्टी पानी सूखी मिट्टी के गड्ढे में डाली और किसी तरह एक अनंत जल स्रोत बना लिया। फिर मैंने यूं ही कुछ बीज इस बंजर जमीन पर फेंक दिए और तुरंत ही ढेर सारा खाना मिल गया। यह दृश्य एक लड़के ने देखा जिसका नाम स्टोन था और उसने तुरंत सोच लिया कि मैंने किसी स्वर्ग से उतरे भगवान से मुलाकात कर ली है। अमर देवता, कृपया कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। उसकी भक्ति देखकर मैंने उससे कहा कि वह वापस जाए और मेरे लिए एक गाय लेकर आए। माइनक्राफ्ट में दूध हर बुरा असर हटा देता है। शुक्रिया अमर देवता, मैं गाय लाता हूँ। कुछ और चाहिए? मुझे लीन कहो। क्या डोरी है? मुझे मछली पकड़ने का कांटा बनाना है। अभी लाया। पर लिन भैया, पास की नदी तो सूख चुकी है, मछली कहाँ पकड़ोगे? मैंने कीचड़ के छोटे पोखर को देखा और मुस्कुरा दिया। मछलियां न होने पर भी मैं एक पकड़ लूंगा। स्टोन विदा लेकर सीधे घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही पापा ने उसे पीटा। बदमाश, भागने की हिम्मत कैसे हुई? माँ मर रही है, पता है? पापा रुकिए, मैंने माँ को बचाने का रास्ता ढूंढ लिया है। हवा ठंडी हो गई। किसने बताया? कब्रिस्तान वाले जंगल में भाई लिन ने। वे गाय के बदले माँ को बचा लेंगे। लेकिन खुश होने के बजाय बूढ़ेली जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर निराशा छा गई। उस कब्रिस्तान के पास कोई जिंदा इंसान कैसे हो सकता है? तुम पर जादू कर दिया गया है। स्टोन का चेहरा घबराहट से लाल हो गया। भाई लिन अच्छे इंसान हैं, उन्होंने तो बस मुझसे कुछ डोरी लाने को कहा था। बूढ़ेली ने एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने घर की आखिरी 2 हंस पकड़ ली और उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। तुम अभी छोटे हो, तुम्हारी जिंदगी लंबी है। मैं खुद जाकर उस राक्षस से निपटूंगा। अब से यह परिवार तुम्हारे भरोसे है। इसी बीच मैं अभी अभी लकड़ी के बिस्तर से उठा था और मेरा पूरा शरीर अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। मुझे सच में कुछ लकड़ी और ऊन इकट्ठा करनी होगी ताकि एक ढंग का बिस्तर बना सकूं, नहीं तो मेरी कमर कभी भी जवाब दे सकती है। मैं दरवाजे तक गया और स्विच पर पैर रखा। लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर जो पौधे मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे वे अब विशाल पेड़ों में बदल चुके थे। मैंने अपनी इन्वेंट्री पर कुछ बार टैप किया और एक कुल्हाड़ी अचानक मेरे हाथ में आ गई। मैंने कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू किया और लकड़ियां सीधे मेरी इन्वेंट्री में चली गईं। फिर मैंने दूर से स्टोन को चिल्लाते हुए सुना, लिन भाई, मैं रस्सी ले आया हूँ। लेकिन मेरे पापा को आप पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो भी साथ आ गए। ओल्ड ली ने ऊपर देखा और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। मेरी झोपड़ी के बगल में सुनहरे पके हुए चावल का पूरा खेत था। ऐसे सूखे में फसलें इतनी अच्छी कैसे उग सकती हैं? उसने अपने डर को दबाया और आदरपूर्वक आगे बढ़ा। युवराज लिन, मेरे बेटे ने आपको नाराज किया है। कृपया इन 2 हंसों को क्षमा स्वरूप स्वीकार करें। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे दीजिए। कृपया मेरे बेटे को बख्श दीजिए। मैं पूरी तरह से उलझन में था। क्या ये लोग मुझसे किसी को बचाने के लिए नहीं आए थे? मैं अचानक विलेन कैसे बन गया? स्टोन ने आगे आकर समझाया, पापा आपको आदमखोर राक्षस समझते हैं और मेरी बात नहीं मानते। मैं समझ नहीं पाया कि हंसूं या रोऊं। ली चाचा, मेरा मतलब स्टोन को चोट पहुंचाना नहीं था। मैं आपकी पत्नी को बचाने का वादा निभाऊंगा। बस उन्हें और गाय को यहाँ ले आएं। देखकर कि बूढ़ेली अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, मेरे दिमाग में एक विचार आया। मुझे ये दोनों हंस पहले उधार दे दीजिए, मैं एक छोटा सा परीक्षण करूंगा। फिर मैंने यूं ही कुछ धान उखाड़ लिए। लिन भैया, आपने धान पकने से पहले ही क्यों गिरा दिया? स्टोन ने मेरे द्वारा उखाड़े गए धान को देखा और उसे बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं, इसका मुझे दूसरा इस्तेमाल करना है। बूढ़ेली की हैरान नजरों के सामने जमीन पर पड़े बीज सीधे मेरी हथेली में उड़कर आ गए और दोनों हंस तुरंत बेचैन हो गए। मेरी हथेली में रखे बीजों को घूरने लगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और चुपचाप खिलाऊ विकल्प चुना। अगले ही पल दोनों हंस एक दूसरे से सट गए और सिर्फ 3 सेकंड में अचानक कहीं से एक फूला फूला सा छोटा हंस का बच्चा प्रकट हो गया। न अंडा न कुछ और। बूढ़ेली की आंखें तो जैसे बाहर निकल आईं। ये कैसे हो सकता है? स्टोन इतना उत्साहित था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। कोई राक्षस ऐसा कर ही नहीं सकता, है ना? बूढ़ेली का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसके पैर जवाब दे गए और वह घुटनों के बल गिर पड़ा, सिर जमीन पर पटक दिया। मैं अंधा और मूर्ख था। मैंने एक अमर को राक्षस समझ लिया। कृपया अमर देवता, मुझे क्षमा करें। मैं जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई अमर नहीं हूँ। मैं तो बस एक साधारण स्टीव हूँ। लेकिन साफ था कि बूढ़ेली को स्टीव का मतलब भी नहीं पता था। वह घुटनों के बल ही रहा और मुड़कर चिल्लाया, तू बदमाश, अभी अमर देवता को प्रणाम कर। पूरी तरह असहाय होकर मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। अपनी पत्नी को जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आओ। वह बहुत बीमार है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। कल हम आ जाएंगे और गाय भी लाएंगे। मैं अभी जाकर एक खरीदता हूँ। खरीदने की जरूरत नहीं है, बस किसी से उधार ले लो। मेरी विधि से गाय को कोई नुकसान नहीं होगा। समझ गया अमरलिन? और हाँ, मुझे अमरलिन मत कहो, बस मुझे स्टीव कहो। समझ गया अमरलिन। मैंने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। जो चाहो मुझे बुला लो। बूढ़ेली ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर झिझकते हुए बोला, मेरी एक और विनती है। आपके लिए यहाँ पहाड़ों में अकेले रहना आसान नहीं होगा। क्या स्टोन आपके पास रहकर आपकी मदद कर सकता है? स्टोन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मैं आपका अनुयायी बनने को तैयार हूँ। मैंने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। मेरी प्रणाली की क्षमताओं के कारण मुझे कभी खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन यह अदृश्य दीवार मुझे घाटी में ही कैद रखती है, जिससे गांव वालों के साथ लेन देन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे गरीब परिवार की मदद करना मुझे उचित लगा। मैं मुस्कुराया और हाथ हिलाया। मालिक सेवक जैसी कोई बात नहीं है। स्टोन बस मेरे साथ रह सकता है और छोटे मोटे कामों में मदद कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरलिन।
ओल्डली स्टोन के साथ बार बार धन्यवाद कहते हुए चला गया और आखिरकार उसने राहत की सांस ली। अब उसकी पत्नी को बचाया जा सकता था और उसके बेटे के पास अब एक अमर का सहारा था। यह उसके लिए सबसे अच्छी खबर थी जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। मैंने धागा और लकड़ियां क्राफ्टिंग टेबल में डाली और तुरंत एक मछली पकड़ने की छड़ी बना ली। फिर मैंने उसे लापरवाही से कीचड़ वाले गड्ढे में डाल दिया। कुछ ही देर में बॉबर हिलने लगा। एक मिल गया। मैंने डोरी खींची और वह एक पफर फिश थी। वाकई जब तक पानी है तब तक मछली पकड़ी जा सकती है। शायद मैं कोई जादुई किताब भी निकाल सकता हूँ। मैं बार बार कांटा डालता रहा और जिंदगी का मजा ले रहा था। इसी बीच ओल्डली गांव के मुखिया ली युआनशान से एक गाय उधार लेने गया। ली युआनशान ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिखे। पहाड़ों में कोई अमर है और उसे भी गाय चाहिए। वह क्या है, कोई ग्वाला या सर्वोच्च स्वामी? ओल्ड ली ने उससे मिन्नत की, मुखिया जी, पूरे गांव में सिर्फ आपके पास ही गाय है। कृपया बस एक दिन के लिए मुझे उधार दे दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने परिवार की जमीन भी इसके बदले दे दूंगा। ली युआनशान ने एक लंबी सांस ली। ऐसा नहीं है कि मैं उधार नहीं दूंगा, मुझे बस डर है कि कहीं तुम्हारे साथ धोखा ना हो जाए। ली युआनशान ने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन आखिरकार वह मान गया। ठीक है, तुम गाय उधार ले सकते हो, लेकिन मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूंगा, खुद अपनी आंखों से देखने के लिए। ओल्ड ली के जाने के बाद ली युआनशान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत अपने बेटे को बुलाया। तुमने भी सुना है ना, ये जरूर कोई ठग ही होगा। ली चियानशान ने सिर हिलाया, अपनी बाहें चढ़ाई और गुस्से में कहा, पता नहीं यह नीच आदमी कहां से आया है, लेकिन इसमें हिम्मत तो देखो। ली गांव में आकर लोगों को ठगने चला है। दोनों ने एक योजना बनाई और तय किया कि अगली सुबह सबसे पहले उस तथाकथित ठग को पकड़ेंगे। लेकिन उसी रात देर से ओल्ड ली की पत्नी की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। भोर होने से पहले ही किसी ने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। ली युआनशान ने दरवाजा खोला तो देखा कि स्टोन वहां खड़ा है। मुखिया दादाजी, मेरी माँ को तेज बुखार है और वह बेतुकी बातें कर रही हैं। कृपया गाय लेकर मेरे साथ चलिए, हमें भाई लिन को ढूंढना होगा। ऐसे समय में भी तुम उस ठग पर भरोसा कर रहे हो। मैं डॉक्टर बुलाने जा रहा हूँ। नहीं, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ गाय चाहिए। भाई लिन सच में मेरी माँ को बचा सकते हैं। ली युआनशान ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हारे पिताजी तो पहले ही पागल जैसी हरकतें कर रहे थे, अब तुम भी वही कर रहे हो। स्टोन इतनी चिंता में था कि वह रोने ही वाला था। कोई और रास्ता न देख ली युआनशान नरम पड़ गए और गाय को लेकर उसके साथ जंगल में चले गए। भाई लिन अभी तक सोए नहीं थे, वह मछली पकड़ रहे थे। उस दिशा में देखते हुए ली युआनशान ने मुझे एक सूखे कीचड़ के गड्ढे के सामने मछली पकड़ने की छड़ी के साथ बैठे देखा, जबकि उसमें पानी की एक लहर भी नहीं थी। उनका आधा दिल वहीं बैठ गया। पता था पूरा ठग है। फिर कुछ अजीब हुआ। एक छींटे के साथ करीब 2 फीट लंबी मछली ऊपर खींच ली गई। फिर वह एक सुनहरी रोशनी की लकीर में बदल गई और सीधे मेरी इन्वेंट्री में चली गई। ली युआनशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो सच में कोई अमर है। भाई लिन, हम गाय ले आए हैं, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। मैंने उसकी आवाज सुनी तो मुड़ा और समझ गया कि उसकी हालत और बिगड़ गई है। जल्दी करो, गाय को यहाँ ले आओ। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने अपनी बाल्टी का सारा पानी बाहर फेंक दिया। इतना साफ पानी, और उसने यूं ही बाहर फेंक दिया। ली युआनशान उस एकदम साफ पानी को देखता रहा। दिल टूट गया, लेकिन माँ को बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने सफाई देना जरूरी नहीं समझा। मैंने खाली बाल्टी को गाय के पास रखा और कुछ सेकंड तक ध्यान केंद्रित किया। तुरंत ही सफेद दूध बहने लगा और पल भर में बाल्टी भर गई। ली युआनशान वहीं जड़ हो गया, इतना हैरान कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वो तो साफ साफ एक सांड था। मैं पानी के गड्ढे के पास गया और ताजा दूध का एक कटोरा भर लिया। ठीक है, अपनी माँ को यह पिला दो, इससे उनकी जो भी परेशानी है वह ठीक हो जाएगी। बूढ़े ली ने अपनी पत्नी सुवान को धीरे से जमीन पर लिटाया और तुरंत कटोरा उनके होंठों तक ले गया। दूध खुद ब खुद उनके मुंह में चला गया। फिर चमत्कार हुआ। सुवान के चेहरे पर रंग इतनी तेजी से लौट आया कि नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। आखिर में वह अपने बगल में खड़े बूढ़े ली से भी ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी। बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई थी, लेकिन कई दिनों तक जागने के बाद थकान एक साथ उस पर हावी हो गई। उसने खुद को मजबूर किया कि वह मुझे धन्यवाद दे। धन्यवाद अमरलिन, आपने मेरी जान बचाई। ये तो कुछ भी नहीं था, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, सुवान का सिर झुक गया और वह गहरी नींद में सो गई। वान्यांग, तुम्हें क्या हुआ? बूढ़े ली का चेहरा घबराहट में लाल हो गया और वह जल्दी से मेरी ओर देखने लगे। अमर, मेरी पत्नी, वह ठीक तो है ना? मैंने उन्हें आश्वस्त किया, चिंता मत कीजिए, वह पूरी तरह ठीक हो गई हैं। वह बस कमजोर और थकी हुई हैं, इसलिए सो गई हैं। मैंने चुपचाप एक सांस छोड़ी। कम से कम मैंने उसे बचा लिया। बाकी सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन गांव के मुखिया ली युआनशान बस वहीं खड़े होकर उस छोटे से पानी के गड्ढे को घूरते रहे। ली गांव के मुखिया होने के नाते गांव की स्थिति को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। एक हफ्ता पहले भूमिगत जल पूरी तरह सूख चुका था और यहाँ तक कि गहरे कुएं में भी बस एक पतली परत ही बची थी। पानी पीने के लिए ही मुश्किल से पर्याप्त था, सिंचाई की तो बात ही छोड़िए। और फिर भी मैं इस छोटे से गड्ढे से लगातार पानी निकालता रहा, बिना किसी कमी के। यह सब अवास्तविक सा लग रहा था। ली युआनशान ने कांपते हुए हाथ से आगे बढ़कर धीरे से पानी में डुबो दिया।
ठंडा स्पर्श उसके खुरदरे कठोर उंगलियों को घेर लिया। उसने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने हथेली में पानी भरकर पी लिया। झरने के पानी की मिठास तुरंत उसके मुंह में भर गई। यह जीवनदायिनी पानी था। इसे पी सकते थे, खेतों को सींच सकते थे और गांव की फसलें बचा सकते थे। उसी क्षण ली वानशान पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। सामने खद्दा युवक देवदूत जैसा था। वह झिझक रहा था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, चाचा, क्या आप स्टोन के दादा हैं? मेरे बुलाते ही ली वानशान का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। हकलाते हुए उसने कहा, न नहीं साहब, मैं ली गांव का मुखिया हूं। जैसे ही ली वानशान ने बोलना खत्म किया, उसके घुटने फिर से झुक गए। सच में फिर से घुटनों के बल बैठना। मैंने लाचार होकर आह भरी और जल्दी से जाकर उसे उठाया। चाचा, कृपया उठ जाइए, मैं सच में सिर्फ एक आम स्टीव हूं। लेकिन ली वानशान अब भी डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, खासकर उसका बायां पैर, जो बाकी शरीर से कहीं ज्यादा थरथरा रहा था। स्पष्ट था उसे कोई पुरानी चोट लगी हुई थी। यह देखकर मैंने और कुछ कटोरियों में दूध निकाला और वहां मौजूद सभी को पीने के लिए दिया। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरे पैर में अब दर्द नहीं है। ली वानशान तो खास तौर पर बहुत खुश था। वह अब बूढ़ा हो चला था। हर सर्दी में उसके बाएं पैर के जोड़ में इतना दर्द होता था कि वह मुश्किल से चल पाता था और हल्की सी ठंडी हवा भी उसे दर्द दे देती थी। लेकिन अब उसे जरा सा भी असहजता महसूस नहीं हो रही थी। उत्साह में वह कुछ कदम दौड़ पड़ा। अमरदेव, दवा हेतु आभार। ली वानशान को मेरा घुटने टेकना नापसंद होना पता था, इसलिए उसने बस झुककर प्रणाम किया। मैंने उसे रोक दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है मुखिया, इसकी चिंता मत करो। लेकिन ली वानशान ने अपना सिर और भी झुका लिया। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने कहा, अमरलिन, मेरी गुस्ताखी माफ करें, लेकिन मेरी एक विनती है। ये पानी के बारे में है ना? सच कहूं तो मैंने पहले ही देख लिया था कि गांव वालों के पास पानी की कमी है और मैं वैसे भी मदद करने का सोच रहा था। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुखिया खुद पहले यह बात उठाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ 3 महीने से बारिश नहीं हुई है। खेतों में दरारें पड़ गई हैं और हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। मैं अमृत जल मांगने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप ड्रैगन किंग से बारिश के लिए प्रार्थना करें। असल में यही मैं अगला करने वाला था। मेरे साथ चलो। मैं समूह को ली गांव की ओर ले गया और मन ही मन सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों में खेती और मछली पकड़ने से मुझे काफी एक्सपी मिली है। अब मैं लेवल 8 पर था और मेरी गतिविधि की सीमा ली गांव के पास तक बढ़ गई थी। आखिरकार मैं अदृश्य दीवार के सामने रुक गया। ठीक है, यहीं पर काम हो जाना चाहिए, यहीं होना चाहिए। मैंने हाथ से मिट्टी का एक गड्ढा खोदा और दोनों तरफ एक एक बाल्टी पानी डाला। बस इसी तरह एक बिल्कुल नया अनंत जल स्रोत तैयार हो गया। मुखिया, कृपया गांव वालों को बता दीजिए कि अब से वे यहाँ से पानी ले सकते हैं। ली वानशान ने उस अनवरत बहते पानी को देखा और मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह कैसे काम करता है, लेकिन उन्होंने मान लिया कि यह किसी अमर का तरीका है और उनके लिए इतना ही काफी था। अमर महाशय, क्या आप गांव में आकर थोड़ी देर विश्राम नहीं करेंगे? मुझे मुड़ते देख स्टोन थोड़ा निराश नजर आया, लेकिन अनुमतियां इसकी इजाजत नहीं देती थीं और मैं कुछ नहीं कर सकता था। ली वानशान ने भी सावधानी से पूछा, अमर महाशय, क्या आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं? मैंने एक पल सोचा और तय किया कि इसे छुपाऊंगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे। इतना कहकर मैं अदृश्य दीवार के पार आगे बढ़ गया। अगले ही पल पूरी दुनिया जोर जोर से हिलने लगी। अचानक आए इस झटके से ली वानशान लड़खड़ा गए और लगभग गिर ही पड़े। उन्होंने वो दृश्य देखा जो वो जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे।